हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। तो बीएनएस की लेक्चर सीरीज में लास्टली हमने पढ़ा था, मतलब जनरल एक्सेप्शंस को हमने कंटिन्यू किया हुआ है और सेक्शन 24 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, सेक्शन 22, 23 और 24 हमने पिछली क्लास में कवर किया। 22 बात करता है लीगल अनसाउंडनेस ड्यू टू मेडिकल अनसाउंडनेस की। फिर हमने पढ़ा कि अगर लीगल अनसाउंडनेस हो जाती है ड्यू टू इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन तो डिफेंस मिलता है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था सेक्शन 24 में कि एक रूल ऑफ प्रिजम्पशन है कि अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है तो उस पर वो वाली नॉलेज प्रिज्यूम कर दी जाएगी, वो वाली नॉलेज इंपोज कर दी जाएगी जो उस स्टेज पे थी जब वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं था। ये प्रोसिक्यूशन का बर्डन ऑफ प्रूफ अगर बहुत स्ट्रिक्ट जा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था, उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने वो वाला प्रिजम्पशन डाला हुआ है बीएनएस में। अगर बात करें आईपीसी की तो हमारा सेक्शन कवर हो चुके हैं सेक्शन 86 तक और आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 87 ऑनवर्ड्स और बीएनएस में हम पढ़ेंगे सेक्शन 25। ठीक है, तो सेक्शन 25 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 25 बात करता है वोलेंटी नॉन फिट इंजरिया। ये क्या कहता है कि अगर कोई विलिंग पर्सन है तो उसको कोई इंजरी नहीं मानी जाती। यानी होता क्या है कि अगर मैंने मेरे लिए किसी हार्म की अनुमति खुद दी है कि मुझे अगर ये इंजरी होती है तो ठीक है, मैं इसके लिए एग्री हूं और मैं चाहती हूँ, तो उन केसेस में क्या होता है कि अगर सामने वाले ने वो इंजरी कर दी तो या तो मेरे पे लायबिलिटी सामने वाले पर्सन पे या तो लायबिलिटी आएगी नहीं, और आएगी तो जो पनिशमेंट वगैरह है उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है। ठीक है, अगर सिविल लॉ की बात करें, टोर्ट्स की बात करें, तो वहां पे कंप्लीट डिफेंस मिलता है। अगर किसी ने विद कंसेंट कोई हार्म जानबूझ के, यानी कि सिविल रॉन्ग अगर अपने लिए एक्सेप्ट किया है, एक किस्म से आप ये कह सकते हैं, तो वहां पे कंप्लीट डिफेंस मिल जाता है टोर्ट्स में। और बीएनएस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 25 में। तो सेक्शन 25 क्या कहता है? सबसे पहला कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस। ये तो जनरल एक्सेप्शन में हमने पढ़ना ही पढ़ना है, नथिंग इज एन ऑफेंस। और ये जो फ्रेज है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये किसी भी एक्ट को जो ऑफेंस की कैटेगरी में जा रहा था उसको ऑफेंस की कैटेगरी से बाहर निकालता है। तो सेक्शन 25 क्या कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म। ठीक है, कोई हार्म हुआ किसी पर्सन को तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा? इफ इट इज डन बाय द कंसेंट। ठीक है, कंसेंट किसकी? जो विक्टिम है। ये क्या कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कोज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कोज और विद नॉलेज दैट द हार्म इज लाइकली टू कोज। अगर उस अक्यूज्ड पर्सन ने कोई एक्ट किया और उस एक्ट की वजह से सामने वाले को कोई हार्म कोज हो जाता है, ठीक है, या फिर एक तो होता है कि ऑटोमेटिकली कोज हो गया, वो कंडक्ट इस तरह का था कि उससे हार्म कोज हो गया, उसमें मेंटल एलिमेंट की बात ही नहीं हुई। अगर वो ये कहे, प्रोसिक्यूशन ये कहे कि इसने विद इंटेंशन ये किया है, तो ये वाला सेक्शन कहता है कि इवन इफ इट वाज इंटेंडेड बाय द डूअर टू कोज तो भी उसको डिफेंस मिल रहा है। अगर उसकी इंटेंशन भी थी तो भी डिफेंस मिल जाएगा, या फिर नॉलेज भी थी। हमने पढ़ा कि किसी भी एक्ट को ऑफेंस की कैटेगरी में जाने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में मेंसरिया रिक्वायर्ड रहती है। अब वो मेंसरिया क्या होती है? मेंसरिया में इंटेंशन हो सकती है, मेंसरिया में नॉलेज भी हो सकती है। और यहाँ पे जो सेक्शन है, जो सेक्शन 25 है, वो दोनों की दोनों मेंसरिया होने के बाद भी अगर किसी की इंटेंशन थी सामने वाले को हार्म कोज करने की, या फिर उसको नॉलेज थी कि अगर मैं इस तरह का एक्ट करूंगा तो सामने वाले को हार्म कोज हो सकता है, दोनों ही केसेस में डिफेंस मिल रहा है। लेकिन कब मिल रहा है? इफ इट इज डन बाय द कंसेंट ऑफ द विक्टिम। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो विक्टिम है, जो ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ ये ऑफेंस हुआ है, अब जो डिफेंस है, जो अक्यूज्ड है, वो ये प्रूव कर दे कि मैंने इसको जो हार्म कोज किया वो क्यों किया? क्योंकि इसने कंसेंट दी थी, इट वॉज डन बाय द कंसेंट। अब ये कंसेंट किसकी होनी चाहिए? क्या एक 5 साल के बच्चे के कंसेंट को कंसेंट मानेंगे? क्या एक 10 साल के बच्चे की कंसेंट को कंसेंट मानेंगे? क्या कोई अनसाउंड माइंडेड पर्सन है उसकी कंसेंट को कंसेंट मानेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहला आता है एज स्लैब कि हु इज अबव 18। ठीक है, तो सेक्शन 25 के लिए कंसेंट की एज क्या रहेगी? 18। जनरली हमने आईपीसी में पढ़ा या अब हम बीएनएस में पढ़ेंगे, तो आईपीसी में कंसेंट के हम 2 स्लैब्स पढ़ते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें कंसेंट के लिए बीएनएस एज 12 इयर्स मान के चलती है कि अगर कोई बच्चा 12 इयर्स अबव है तो उसकी कंसेंट एक वैलिड कंसेंट है। लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं
जिनमें एज को 18 कंसिडर किया जाता है, जैसे कि सेक्शन 25 में जब कंसेंट की बात आती है तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि 18 ईयर्स से अबव इंसान होना चाहिए, यानी कि अडल्ट होना चाहिए। या फिर जब रेप केसेस वगैरह की बात करेंगे तो वहां पे कंसेंट का मतलब क्या है कि जो वुमेन है उसकी एज क्या होनी चाहिए, अबव 18 होनी चाहिए। तो कहीं पे हम पढ़ेंगे कि एक कंसेंट की एज 12 ईयर्स होती है और कहीं पे 18 ईयर्स रहती है। तो सेक्शन 25 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि जिस पर्सन की कंसेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं वो अबव 18 होना चाहिए, उसने कंसेंट दी हुई होनी चाहिए। और जो कंसेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मल काइंड ऑफ कंसेंट की रिक्वायरमेंट है कि कोई रिटर्न फॉर्मेट है उस पर उसने साइन किया कि मैं कंसेंट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, टू सफर दैट हार्म, यानी कि उसके कंडक्ट से भी ये रिफ्लेक्ट हो सकता है कि हाँ ये एग्री कर रहा है टू सफर दैट हार्म। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मुझे लगा उसके कंडक्ट से, नहीं, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का क्या मतलब है कि जिस तरह का कंडक्ट उसने किया है, तो एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन अगर उस कंडक्ट को जज करेगा तो वो भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा, क्या, कि सामने वाले ने कंसेंट दी है, एक इम्प्लाइड कंसेंट, यानी कि उसके कंडक्ट से रिफ्लेक्ट जो कंसेंट हुई वो इम्प्लाइड कंसेंट है। अगर उसने बोल के यानी कि ओरल या रिटर्न अगर कंसेंट दी है तो उसको हम एक्सप्रेस कंसेंट बोलेंगे। तो दोनों ही तरह की कंसेंट इसमें कवर हो रही है और उस कंसेंट का इम्प्लीकेशन क्या आना चाहिए कि वो उस हार्म को सफर करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि एक कोई पर्सन है जिसने कंसेंट दी, पहली चीज वो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है और उसने कंसेंट दी कि मैं इस हार्म को सफर करना चाहता हूं, और सामने वाले पर्सन ने उसको हार्म कोज कर दिया, चाहे वो चाह के किया, विद नॉलेज किया, या फिर वो हार्म कोज हो जाता है। तो उसमें जिस पर्सन ने हार्म कोज किया उसको कंप्लीट डिफेंस देगा सेक्शन 25। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो भी स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल है, अगर दो पर्सन है कोई फेंसिंग कर रहे हैं, आपस में तलवारबाजी कर रहे हैं, तो अबव 18 है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अम्यूजमेंट के लिए तलवारबाजी कर रहे हैं, यानी कि मनोरंजन के लिए तलवारबाजी कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब दोनों एग्री हो जाते हैं कि चलो तलवारबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो समझ आती है कि जो तलवारबाजी में जो एक एक्सपेक्टेड उसको नुकसान हो सकता है, एक हार्म हो सकता है, उसके लिए दोनों ने इम्प्लाइड कंसेंट दी है। अब एक की वजह से दूसरे को अगर कोई चोट लग जाती है तो वो दूसरे सामने वाले को कहता है कि एक्यूज्ड है, इसने मुझे हार्म कोज किया। तो अब जो अक्यूज्ड पर्सन इस केस में रहेगा उसको डिफेंस मिलेगा किसका, सेक्शन 25 का। चाहे आप रेसलिंग की बात कर लें, चाहे आप क्रिकेट की बात कर लें, कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें पार्टीज एग्री हो जाती हैं एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, तो हम मान के चलते हैं कि एक रीजनेबल हार्म जो स्पोर्ट्स में हो सकता है, रीजनेबल हार्म जो उन दोनों की लड़ाई में हो सकता है, जो वो एग्री करके कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड हार्म क्या रहेगा, एक्सक्यूजेबल रहेगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 25 BNS। ठीक है, क्लियर है। उसमें जरूरी नहीं है कि वो दोनों जब खेलने आएंगे, वो दोनों जब रेसलिंग करने आएंगे तो कोई रिटर्न फॉर्मेट साइन करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो ग्राउंड में आते हैं और ये एग्री करते हैं कि हाँ चलो मैं खेलना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है उसकी इम्प्लाइड कंसेंट है किस चीज की, कि वो उस हार्म को सफर करना चाहता है। लेकिन हार्म कौन सा होना चाहिए, जो उसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब जानबूझ के रेसलिंग के टाइम पे अगर कोई रूल्स को डिसोबे करके किसी ऐसी जगह पे हार्म कोज करता है जिससे उसको बड़ा नुकसान हो सकता है, जो रेसलिंग के रूल्स में नहीं आता, या फिर थोड़ा बहुत डेविएशन ठीक है, एक्सक्यूजेबल हो सकता है, लेकिन अगर इंटेंशन ही ये है कि रेसलिंग करते टाइम मुझे इसको यहाँ पे चोट मार के और इसको मार देना है, इसके सिर में मारना है, या जो भी है, अगर इस तरह का कंडक्ट है तो वो एक अलग तरह की चीज है। लेकिन अगर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज उस गेम्स के आते हैं, उन स्पोर्ट्स के आते हैं, और उसकी वजह से किसी को हार्म होता है, तो वो एक्सक्यूजेबल रहता है। क्लियर है। एज क्या रहनी चाहिए, अबव 18 रहनी चाहिए, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है सेक्शन 25 की। एक चीज ऐसी है जिसमें डिफेंस नहीं मिलता सेक्शन 25 का, वो है कि अगर किसी की इंटेंशन थी डेथ कोज करने की या ग्रीवियस हर्ट कोज करने की, सिर्फ इंटेंशन की बात हो रही, नॉलेज की बात नहीं हो रही, ठीक है। अगर किसी की इंटेंशन थी कि मैं सामने वाले को डेथ कोज करूं या ग्रीवियस हर्ट कोज करूं, तो क्या होगा, फिर सेक्शन 25 का डिफेंस नहीं मिलेगा, चाहे सामने वाले ने कंसेंट दे रखी थी, चाहे वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है, लेकिन आपकी इंटेंशन थी कि मुझे उसकी डेथ कोज करनी है और डेथ कोज हो जाती है, तो उस केस में कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के कॉन्सिक्वेंसेज से सेक्शन 25 नहीं बचा सकता, क्योंकि ये एक स्पेशली फ्रेज दे दिया कि ये वाली चीज पे सेक्शन 25 लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर इंटेंशनल किसी को हर्ट कोज करते हैं तो हमने कहा कि अगर कोई हार्म विद इंटेंशन भी किया गया तो एक्सक्यूजेबल है। अगर किसी को विद नॉलेज आपने ग्रीवियस हर्ट कोज किया, एक्सक्यूजेबल है।
लेकिन यहाँ पे दो चीज एक्सक्यूजेबल नहीं है। पहली चीज इंटेंशन टू कोज डेथ और दूसरी चीज इंटेंशन टू कोज ग्रीवियस हर्ट। सिर्फ इंटेंशन और सिर्फ दो ऑफेंसेस की, पहला डेथ कोज करना, दूसरा ग्रीवियस हर्ट कोज करना। हर्ट भी इस कैटेगरी में नहीं आता। सेकेंड चीज नॉलेज ऑफ डेथ एक्सक्यूजेबल, knowledge of grievous hurt excusable, लेकिन intention to cause death and intention to cause grievous hurt is not excusable under section 25 BNS। क्लियर है यहां तक? ये आपका सेक्शन 25 कहता है, जो बात करता है एक्ट डन बाय द कंसेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 26। ठीक है, तो सेक्शन 25, सेक्शन 26 और जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 27 तो हम बात करेंगे कि तीनों में ही जब हम देख रहे हैं तो हमें मिलेगा कि कंसेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब ये कंसेंट क्या है ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 में, यानी कि फर्दर सेक्शन में एक जगह पे आपको पूरी डिटेल में कंसेंट दिया हुआ है। तब तक के लिए आप जो जनरल पार्लेंस में कंसेंट समझते हो वही समझना है। इन तीनों ही सेक्शन में वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स क्या रहेगा? कंसेंट रहेगा। ये क्या कहता है? ये कहता है, यहां पे भी हमने कहा पहली चीज एक्ट डन बाय कंसेंट। Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause or intended by the doer to cause or with knowledge that the act is likely to cause that harm। Clear है? For benefit of person who has given consent। कंसेंट की बात आई तो हमने दोनों तरह के कंसेंट यहां भी कंसीडर करने हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कंसेंट किस चीज के रिगार्डिंग? उस हार्म को सफर करने के रिगार्डिंग। ठीक है, या तो वो ये कहता है कि ठीक है अगर ऐसा हो जाता तो ठीक है, या फिर होता नहीं है लेकिन अगर उसे कोई पूछे कि क्या आप इस हार्म का रिस्क लेने के तैयार हैं, तो वो उस रिस्क के लिए एग्री कर जाता है कि हाँ इस रिस्क के लिए मैं तैयार हूं। तो उसकी जो कंसेंट है या तो डायरेक्टली उस हार्म को सफर करने की हो सकती है या फिर उस हार्म के रिगार्डिंग रिस्क लेने की हो सकती है कि हो जाता है तो भी ठीक है और अगर इस हार्म से मैं बच जाता हूं तो भी ठीक है। क्लियर है? अब ये पर्सन कौन है? ये पर्सन वो है जिसके बेनिफिट के लिए काम हो रहा है। उसको जो देखो यहाँ पे बेनिफिट का कोई रोल ही नहीं था। पिछले सेक्शन में जब हम कंसेंट की बात कर रहे थे तो इसमें बेनिफिट का कोई रोल नहीं था। सेक्शन जब 26 की हम बात कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि एक्ट डन बाय द कंसेंट ऑफ ए पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। उसका कोई बेनिफिट है। अब ये बेनिफिट क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई बॉडीली पेन है या फिर कोई स्टोन वगैरह है, ठीक है, वो उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तो बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि सर्जरी से पहले डॉक्टर क्या लेते हैं? एक रिटन कंसेंट लेते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि रिटन ही कंसेंट रही हो, कई बार ओरल कंसेंट भी होती है कि ठीक है सर्जरी कर दीजिए। अब सर्जरी के केस में उसने क्या किया है? पहली चीज उसने कंसेंट दी है कि मेरे को ये हार्म कोज कर सकते हो, या फिर उसने रिस्क लिया है। हार्म का क्या मतलब है? अगर किसी की सर्जरी होती है, किसी को कट लगता है तो उसको ग्रीवियस हर्ट तो कोज हुआ है। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट की जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि ग्रीवियस हर्ट में क्या क्या कवर होता है। तो अगर किसी को 20 दिन बेड रिटन भी रहना पड़ता है, अगर अनकंफर्ट में वो रहता है तो भी क्या कहलाएगा? वो ग्रीवियस हर्ट कहलाएगा। अगर किसी की सर्जरी हुई है तो ठीक है 20-25 दिन उसको बेड रेस्ट लेना है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डॉक्टर ने उसको क्या कोज किया है? ग्रीवियस हर्ट कोज किया है। तो ये जो ग्रीवियस हर्ट उसको कोज हुआ, जो उसकी सर्जरी हुई, ये विद कंसेंट हुई है, पहली चीज। सेकंड चीज क्या है कि उस पर्सन के बेनिफिट के लिए वो एक्ट हुआ है, ताकि उसको जो प्रॉब्लम है बॉडीली, चाहे वो पेन की प्रॉब्लम है चाहे कुछ और है, जिसकी वजह से वो सफर कर रहा है, उससे उसको बचाया जा सके, उसका परमानेंट एक क्योर किया जा सके। ठीक है, वो जाता है डॉक्टर के पास और एडमिट हो जाता है। अब वो क्या करता है? डॉक्टर उसको दो कॉन्सिक्वेंसेस में बता सकता है कि ठीक है हम ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है ये चीज खत्म हो जाए, हो सकता है ना हो। तो उसने क्या किया? उसने अगर एग्री किया तो इसका मतलब उसने उस हार्म को सफर करने के लिए एग्री किया, या फिर रिस्क लेने के लिए एग्री किया कि जरूरत पड़े तो मेरी सर्जरी कर देना। क्लियर है? अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि डॉक्टर ने जो एक्ट किया हो या फिर जो अक्यूज्ड है उसने जो एक्ट किया वो गुड फेथ में किया। ठीक है, अब ये गुड फेथ क्या होता है? ये हम सेक्शन 2 क्लोज 11 में पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन क्लोज में गुड फेथ क्या होता है कि नथिंग इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन विदाउट केयर एंड ड्यू अटेंशन। अगर किसी इंसान ने बिना केयर के, बिना अटेंशन के कोई काम किया है तो हम कहेंगे उसने गुड फेथ में नहीं किया। तो गुड फेथ में क्या है? यानी कि जो कोई भी एक्ट विद ड्यू केयर एंड अटेंशन किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे कि उस पर्सन ने गुड फेथ में एक्ट किया है। तो हम बात करें जब इस सेक्शन की, तो इसके क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स हैं? पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि जो एक्ट है
जिसकी वजह से सामने वाले को ऑफेंस हुआ या फिर हार्म कोज हुआ, वो एक्ट किया गया विद द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, किस लिए किया गया? फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। और किस तरह से किया गया? विद ड्यू केयर एंड अटेंशन इन गुड फेथ। ठीक है, अब जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस हो सकती है, वो इम्प्लाइड हो सकती है। उस केस में अगर सामने वाले को हार्म कोज हो जाता है और वो क्या कर देता है, प्रोसिक्यूट कर देता है उस पर्सन को कि मेरे खिलाफ इसने ये हार्म कोज किया, ये ऑफेंस हो गया। अब उस सामने वाले पर्सन के पास डिफेंस आता है इस सेक्शन का कि मैंने जो किया वो गुड फेथ में किया, इसके बेनिफिट के लिए किया। अब डॉक्टर, अगर हमें डॉक्टर का एग्जांपल ले, लिमिटेड नहीं है ये सेक्शन की सिर्फ डॉक्टर तक, डॉक्टर का एक इजी एग्जांपल है, जनरल पार्लेंस का एग्जांपल है, इसलिए मैं ले रही हूँ। अब डॉक्टर ने क्या किया, जैसे ही उसने, ठीक है, सर्जरी के लिए उसने सिग्नेचर कर दिया, कंसेंट दे दी कि ठीक है मैं तैयार हूं और मेरे को ऑपरेट कर दिया जाए। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसको बेहोश कर देते हैं पेशेंट को, और उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, किसी अपने हेल्पर से, असिस्टेंट से, कंपाउंडर वगैरह से उसको ऑपरेट करवाता है। ठीक है, ना उसको कोई स्पेसिफिकली स्किल है इस रिगार्डिंग, कोई प्रोफेशनल उसके पास कोर्स नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और वो एक सर्जन है ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, या फिर डॉक्टर क्या करता है कि ऑपरेट तो खुद करता है, बट ऑपरेट करते टाइम विद केयर एंड अटेंशन नहीं करता, और कोई एक इक्विपमेंट उसकी बॉडी के अंदर छोड़ देता है जिससे उसको बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती है। तो क्या क्या यहाँ पे डॉक्टर को डिफेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो काम उसने किया, चाहे वो किसी और से करवाया है तो भी वो गुड फेथ में हम नहीं कह सकते, और अगर उसने खुद से किया लेकिन केयरलेसनेस के साथ किया तो भी हम नहीं कह सकते कि उसने गुड फेथ में किया है। अदरवाइज क्या है कि चाहे डॉक्टर की इंटेंशन थी या फिर मतलब जो पर्सन है जिसपे ऑफेंस का अक्यूजेशंस लगा है, अगर उसकी इंटेंशन थी किसी हार्म को कोज करने की, अगर उसको नॉलेज थी, अब डॉक्टर जब ऑपरेट कर रहा है तो उसको नॉलेज है कि मैं सर्जरी करूंगा तो मैं कट करूंगा और वो ग्रीवियस हर्ट कोज होएगा, नॉलेज है, इंटेंशन भी है, चाह के काट रहे हैं ना वहां से बॉडी को वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंटेंशन ही नहीं होनी चाहिए, नॉलेज, इंटेंशन भी हो सकती है, नॉलेज भी हो सकती है उस हार्म को कोज करने की और रिस्क लेने की, लेकिन वो एक्सक्यूजेबल रहेगी इस सेक्शन के अंडर। क्लियर है? इसमें भी कुछ ऐसा है जो एक्सेप्ट करना है, वो क्या है, एक्सेप्शन में क्या है कि जो एक्ट किया गया वो नॉट इंटेंडेड टू कोज डेथ होना चाहिए। ऊपर वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि जब 18 ईयर से अबव का इंसान कोई कंसेंट देता है, उसमें बेनिफिट का जिक्र नहीं था, उसमें गुड फेथ का जिक्र नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जिक्र है कि बेनिफिट में किया गया, गुड फेथ में किया गया। तो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि इंटेंशन नहीं होनी चाहिए डेथ या ग्रीवियस हर्ट कोज करने की। एक ही मेंसरिया थी इंटेंशन, और सिर्फ 2 ऑफेंसेस के लिए थी, डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यहाँ पे क्या है, एक मेंसरिया है इंटेंशन और एक ऑफेंस का जिक्र है कि डेथ कोज करने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ग्रीवियस हर्ट कोज करने की तो इंटेंशन होती है, तभी तो सर्जन काम करता है। क्लियर है? ठीक है, तो अगर किसी की डेथ कोज करने की इंटेंशन है, नॉलेज हो सकती है, कई बार इतने सीरियस ऑपरेशन होते हैं जिसमें डॉक्टर जब कंसेंट लेते हैं तो वो यहां तक लेते हैं ना कि आपको डेथ का रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, तो कई बार इतने सीरियस ऑपरेशन होते हैं जिसमें रिस्क रहता है, नॉलेज रहती है डॉक्टर को कि हो सकता है कि डेथ भी कोज हो जाए, तो नॉलेज हो सकती है, लेकिन डेथ कोज करने की इंटेंशन अगर है तो वो इस सेक्शन में एक्सक्यूजेबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी आदमी है जो गुड फेथ में काम कर रहा है, किसी के बेनिफिट के लिए कर रहा है, उसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए डेथ कोज करने की, बाकी कोई भी मेंसरिया कोई भी ऑफेंस की हो सकती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन किस बारे में बात करता है? वही सेम चीज है, कंसेंट की बात है। ठीक है, कंसेंट की जब भी बात आएगी इन सेक्शंस में तो हम समझेंगे कंसेंट एक्सप्रेस हो सकती है, कंसेंट इंप्लाइड भी हो सकती है। अब जब सेक्शन 25 हमने पढ़ा था तो एज स्लैब हमने पढ़ा 18 ईयर्स, और जब हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो एज स्लैब हम पढ़ेंगे 12 ईयर्स। मैंने बताया कि थ्रू आउट बीएनएस 2 ही एज मिलती है कंसेंट की, या तो 12 साल या 18 साल। तो एक सेक्शन में हमने 18 साल पढ़ी थी, अब इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे 12 साल। तो यहाँ किस पर्सन की बात हो रही है? वही सेम चीज है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन। अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट क्या है? पहला मेन इंग्रेडिएंट्स वही है, विच इज डन इन गुड फेथ। सामने वाले ने जो एक्ट किया विद ड्यू केयर एंड अटेंशन किया है, जो अक्यूज्ड है, जो डिफेंस चाह रहा है इस सेक्शन का। सेकंड चीज क्या कहता है? फॉर बेनिफिट ऑफ द पर्सन। दोनों सेम चीज यहाँ पे सेम, सेक्शन 26 की और 27 में दोनों में ही क्या रिक्वायर्ड है? गुड फेथ रिक्वायर्ड है, कंसेंट रिक्वायर्ड है,
और क्या रिक्वायर्ड है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन। ठीक है, यानी कि जिस पर्सन ने आपको अक्यूज किया है, जो प्रोसिक्यूशन में जो डायरेक्ट विक्टिम है, उसके बेनिफिट के लिए आप काम कर रहे थे। फर्क क्या है कि यहाँ पे कोई एज प्रेस्क्राइब नहीं थी। अगर एज प्रेस्क्राइब नहीं है तो कंसेंट की एज हम पढ़ेंगे आगे आने वाले सेक्शन में कि कितनी मान के चलनी है। अबाउट 12 जनरली मान के चलेंगे इस चैप्टर में, अगर कुछ और मेंशन्ड नहीं है। कुछ अलग मेंशन्ड है जैसे कि इसमें था सेक्शन 18, तो हमने वही मान लिया। अब यहाँ पे पर्सन कौन होना चाहिए, इधर तो कोई एज प्रेस्क्राइब नहीं थी, तो हम मानेंगे कि अबाउट 12। ठीक है, नीचे वाला जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 27, इसमें क्या बात हो रही है कि जो काम आपने किया किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किया, गुड फेथ में किया, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ किसकी, दो यहाँ पे कैटेगरी है, या तो जो बच्चा है वो 12 साल से कम एज का है, या फिर अनसाउंड माइंड है। क्या ये दोनों ही पर्सन लीगली कैपेबल हैं एक वैलिड कंसेंट देने के लिए? दोनों ही नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो कंसेंट की मिनिमम एज रिक्वायर्ड 12 ईयर्स है। ठीक है, तो अगर कोई बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज है या फिर अनसाउंड माइंडेड पर्सन है, तो उसके बिहाफ पे कंसेंट कौन देता है? उसके बिहाफ पे उसका गार्डियन कंसेंट देता है। कोई भी पर्सन जिसके लॉफुल चार्ज में उनको रखा गया है वो इंसान कंसेंट देता है। अगर किसी छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, सर्जरी के लिए लेके जाना है, या उस पर कोई भी और काम करना है, तो कंसेंट कौन देता है? जनरली उसके पेरेंट्स देते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं, यानी जिनके लॉफुल चार्ज में वो बच्चा है वही तो कंसेंट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं कि पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज है या फिर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है और उस पे गुड फेथ में किसी ने कोई एक्ट किया। अब किसी ने का क्या मतलब है, या तो गार्डियन खुद कर रहा है कोई एक्ट, या फिर गार्डियन की कंसेंट से किसी ने कोई काम किया। ठीक है, कंसेंट वही एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, और उसकी वजह से उस बच्चे को कोई हार्म हो गया, उस अनसाउंड माइंडेड पर्सन को कोई हार्म हो जाता है। अब उस हार्म हुआ है जो, वो हो सकता है विद इंटेंशन हुआ हो सकता है विद नॉलेज हुआ हो। ठीक है, ये एक्सक्यूजेबल है इस सेक्शन के अंडर। 12 साल से कम उम्र का बच्चा है या फिर कोई अनसाउंड माइंडेड पर्सन है, उसके गार्डियन ने या गार्डियन की कंसेंट से किसी और ने उसको कोई हार्म कोज किया, चाहे वो विद इंटेंशन कोज किया, वो चाह रहा था कि मैं इसको हार्म कोज करूं। जैसे कि अगर सर्जरी का ये एग्जांपल लूं तो डॉक्टर चाह रहा है, सर्जन चाह रहा है कि मैं इसको ग्रीवियस हर्ट कोज करूंगा, उसकी इंटेंशन है ऐसा करने की, लेकिन किया क्यों जा रहा है? फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट चाइल्ड, फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। सेकंड, गुड फेथ में किया, एक प्रोफेशनली स्किल्ड डॉक्टर हैं और विद ड्यू केयर एंड अटेंशन उन्होंने क्या किया, सर्जरी किया। ठीक है, अब उस बच्चे के पेरेंट्स या फिर बच्चे के बिहाफ पे कोई भी क्या करता है, डॉक्टर के खिलाफ एक्शन ले लेता है कि इसको ग्रेवियस हर्ट कोज किया, तो क्या डॉक्टर लायबल रहेंगे? नहीं रहेंगे, उनको डिफेंस मिलेगा इस सेक्शन का। ठीक है, चाहे वो इंटेंशनल कॉजेशन ऑफ ग्रेवियस हर्ट है, चाहे वो विद नॉलेज है, सब कुछ है। क्लियर है? अब क्या होता है, जैसे कि कोई गार्डियन है, उसने कुछ अच्छी चीज सिखाने के लिए बच्चे को एक दो थप्पड़ मार दी, थोड़ी बहुत पिटाई कर दी। ठीक है, वो कहीं बाहर कोई चोरी करके आता है, किसी को अब्यूज करके आता है, और उस एवज में गार्डियन ने क्या किया, उसको थोड़ा बहुत मार दिया। अब वो बच्चा अगर एक्शन ले दे या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन अगर एक्शन ले दे, तो क्या गार्डियन लायबल है? पहली चीज नहीं है, क्योंकि गार्डियन ने खुद एक्ट किया है। क्यों किया है? फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन एंड विद गुड फेथ। ऐसा नहीं है कि बच्चे को हिनियसली बहुत ट्रीट किया, क्रूअल मैनर में उसको कान पे बहुत तेज मार दिया, उसके सिर में बहुत तेज मार दिया, उसके आंख पे चोट मार दी, ये हम गुड फेथ में नहीं कहेंगे। लेकिन नॉर्मली एक दो थप्पड़ मार देना और विद थोड़ा सा केयर एंड अटेंशन मार देना, फ्रस्ट्रेशन में ना मार के, तो हम क्या कहेंगे कि उस बच्चे को उस गार्डियन को डिफेंस मिलेगा। या फिर गार्डियन ने किसी को कंसेंट दे रखी है, जैसे कि कोई टीचर है, अब टीचर क्या करता है, बच्चे को एक दो डंडा अगर लगा देता है, अगर वो नहीं पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई बदतमीजी कर रहा है, शरारत बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उस केस में टीचर को भी यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई टीचर किसी बच्चे को कान पे स्लैप करता है और कान का पर्दा फट जाता है, तो क्या यहाँ पे डिफेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक्ट उन्होंने किया वो विद गुड फेथ नहीं माना जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर किसी डॉक्टर ने बच्चे को किसी टीचर ने बच्चे को छड़ी से मारा और वो छड़ी आंख पे मार देते हैं, उसकी आंख चली जाती है, तो क्या डिफेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, अब इसमें कौन से केसेस हमने छोड़ देने हैं? इसमें हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि डेथ की और ग्रीवियस हर्ट की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। अगले सेक्शन में हमने एक्सेप्शन क्या पढ़ा कि डेथ की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए।
अब यहाँ पे क्या एक्सेप्शन पड़ेंगे, एक प्रोवाइजो अटैच है। प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो 4 तरह की बात करता है। पहली चीज तो इंटेंशनल, अगर कोई डेथ है, अगर विद इंटेंशन उस अनसाउंड माइंड पर्सन की या बच्चे की डेथ कॉज की गई है, तो उसमें डिफेंस नहीं मिलेगा, भले ही वो फॉर बेनिफिट थी, भले ही वो गुड फेथ में थी। ठीक है, नॉलेज के साथ की जाती है तो हम देखेंगे कि डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट इंटेंशन ही डेथ कॉज करने की तो ऑब्वियसली डिफेंस नहीं मिलेगा। या फिर इंटेंशन है डेथ के अटेम्प्ट की, उन्होंने अटेम्प्ट किया उसको मारने का, ठीक है, बच्चा बच जाता है या अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो बच जाता है, और फिर वो उसका डिफेंस चाह रहे हैं, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोवाइजो में स्पेशली लिखा है कि ये वाला डिफेंस एक्सटेंड नहीं करेगा इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ या फिर अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि अगर विद नॉलेज डेथ कॉज की गई, डॉक्टर को आइडिया था कि बच्चे की डेथ हो सकती है, या फिर कोई और पर्सन है जो बच्चे पे काम कर रहा है, अनसाउंडेड माइंडेड पर्सन पे काम कर रहा है, किसी के ब्रेन में दिक्कत है, वहां पे अगर उसकी सर्जरी हो रही है और डॉक्टर को आइडिया था कि डेथ हो सकती है, नॉलेज थी, ठीक है, तो नॉलेज के केस में जनरली हमने क्या माना कि डिफेंस मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये कह रहा है अगर डेथ की नॉलेज थी और फिर एक्ट किया और उससे डेथ कोज हो जाती है, या फिर विद नॉलेज ऑफ डेथ अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे वो फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, कब किया जा सकता है, सिर्फ सिर्फ तब किया जा सकता है जब बच्चे को डेथ से बचाना हो, या फिर अनसाउंडेड माइंड जो पर्सन है उसको डेथ से बचाना हो, डेथ का रिस्क है। ठीक है, तो अब डॉक्टर क्या चाह रहा है, मान लो, या पेरेंट्स जो चाह रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ठीक हो जाए। ठीक है, डेथ तो वैसे भी मतलब उसकी डेथ को ही तो प्रिवेंट कर रहे हो, चांसेस हैं कि उसकी डेथ हो सकती है, तो अब डॉक्टर उस पर कर रहा है काम, तो डॉक्टर को नॉलेज है कि बाई चांस डेथ हो भी सकती है, लेकिन उसने उस बच्चे को डेथ से प्रिवेंट करने के लिए फिर भी काम किया, उस पर ऑपरेट किया उसको। ठीक है, या फिर कोई भी उसका वे ऑफ एक्शन हो सकता है, और विद गुड फेथ किया, फिर अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो एक्सक्यूजेबल है। कब किया गया, अगर डेथ को प्रिवेंट करने के लिए किया गया, या फिर बच्चे को कोई ग्रीवियस हर्ट है उससे प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई ग्रीवियस डिजीज है, या फिर कोई इन्फर्मिटी है, अगर इनको क्योर करने के लिए उस बच्चे पे या उस अनसाउंड माइंडेड पर्सन पे कोई पर्सन एक्ट करता है बाय द कंसेंट ऑफ गार्डियन, या फिर खुद गार्डियन एक्ट कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है, ये 4 चीजों से उसको बचाना है, इनमें से कोई भी एक चीज हो सकती है, उसको डेथ से बचाना है, या उसको ग्रीवियस हर्ट से बचाना है, या फिर उसको ग्रीवियस डिजीज से बचाना है, या इन्फर्मिटी को क्योर करना है। ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज है कि डेथ भी हो सकती है, तो आप यहाँ तक का रिस्क ले सकते हैं विद कंसेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन एंड इन गुड फेथ, एक्सक्यूजेबल है। हाँ, डायरेक्ट इंटेंशन है डेथ कॉज करने की, नॉट एक्सक्यूजेबल। नॉलेज है तो सिर्फ इन केसेस में। उसी तरह से वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, वॉलेंट्री का मतलब तीनों तरह की मैंने दिया, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। ग्रीवियस हर्ट कोज करने की आपको इंटेंशन थी, उस बच्चे को आपकी इंटेंशन थी, कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, विद कंसेंट ऑफ गार्डियन, इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, कब कर सकते हो ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट कोज करने की आपकी इंटेंशन भी हो सकती है, नॉलेज भी हो सकती है, रीजन टू बिलीव भी हो सकता है, यानी ग्रीवियस हर्ट कोज किया जा सकता है किसी भी मेंसरिया के साथ, लेकिन सिर्फ किन केसेस में, जब उस बच्चे को, उस अनसाउंड माइंडेड पर्सन को डेथ से बचाना है, ग्रीवियस हर्ट से बचाना है, ग्रीवियस डिजीज को क्योर करना है, इन्फॉर्मिटी को क्योर करना है, यही 4 केसेस है। और लास्ट चीज ये क्या कहता है कि अगर किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए आपको डिफेंस नहीं मिल रहा इस सेक्शन का, तो उस ऑफेंस की अबेटमेंट के लिए भी नहीं मिलेगा। अबेटमेंट का क्या मतलब होता है, किसी को उकसाना कोई काम करने के लिए। तो यहाँ पे गार्डियन, जैसे कि इंटेंशनल कॉजेशन ऑफ डेथ के लिए हमने पढ़ा डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर सर्जन जानबूझ के क्या करता है, उस बच्चे की इंटेंशनल डेथ कोज कर देता है, या कोई अनसाउंड माइंडेड पर्सन है और उसकी डेथ कोज कर देता है, तो क्या सर्जन को डिफेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। पहले ही क्लोज में लिखा हुआ है कि डेथ की इंटेंशन के साथ किया गया कोई काम एक्सक्यूजेबल नहीं है, पहली चीज क्लियर है। अब क्या गार्डियन को डिफेंस मिलेगा जो उस बच्चे को लेके गया, एक अनसाउंड माइंडेड पर्सन है और उसके पेरेंट्स उससे परेशान है, वो उसको लेके जाते हैं सर्जन के पास या डॉक्टर के पास, और जाके ये चाह रहे हैं कि इसकी डेथ कोज कर दो। अब डॉक्टर ने क्या किया, चाहे वो फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन है कि वो एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रहा, कर दिया गुड फेथ में, उसको इंटेंशन के साथ उसकी डेथ कोज कर दी। ठीक है, अब एक्शन लिया जा सकता है किस पे, डॉक्टर पे भी, और जिसने कंसेंट दी उस गार्डियन पे भी। ठीक,
अब गार्डियन कहता है कि मेरा क्या रोल है, मैंने तो इसके बेनिफिट के लिए, बच्चे के बेनिफिट के लिए किया। तो यहाँ पे ये कह रहा है भले ही बेनिफिट के लिए किया है, भले ही आपने कंसेंट दी है, लेकिन जिस काम को करने के लिए डिफेंस नहीं मिल रहा उसके अबेटमेंट का डिफेंस भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? गार्डियन ने क्या किया है, अबेट किया है कि आप ये क्राइम कर दो, ठीक है। तो उसी तरह से अगर किसी ने विद नॉलेज डेथ कॉज की और इन वाली चीजों के लिए नहीं की, तो उसको तो डिफेंस मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो उसको अबेट कर रहा था उसको भी डिफेंस नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो यहां तक ये सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंसेंट क्या होती है, और एक दो सेक्शंस और हैं, उसके बाद हम प्राइवेट डिफेंस पे आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।